तजिंदर सिंह बिट्टू बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। आज ही कांग्रेस से उन्होंने इस्तीफा दिया था और हिमाचल के सह प्रभारी थे कांग्रेस के तजिंदर बिट्टू, अब बीजेपी में शामिल। बड़ी खबर इस वक्त की और ये बड़ी पॉलिटिकल अपडेट और ये बड़ा झटका कांग्रेस पार्टी के लिए। आज ही उन्होंने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया था। हिमाचल में वो सह प्रभारी थे पार्टी के, अब कांग्रेस छोड़कर वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। आप देखिए तस्वीरें ज्वाइनिंग के वक्त की। आज ही कांग्रेस से उन्हें इस्तीफा दिया और आज ही बीजेपी में शामिल। हिमाचल कांग्रेस के सह प्रभारी थे तजिंदर बिट्टू। यह बड़ा झटका निश्चित रूप से बीच चुनाव में कांग्रेस पार्टी के लिए, तब जबकि वहां पर अभी मतदान होना है और तब जबकि हमने देखा पिछले दिनों राज्य सरकार के लिए कैसा संकट खड़ा हुआ था। ऐसी स्थिति में तजिंदर सिंह बिट्टू का बीजेपी में शामिल होना, कांग्रेस से इस्तीफा देकर एक बड़ी राजनीतिक घटना। देखिए कैसे शामिल हुए वो भारतीय जनता पार्टी में। ऐसे उन्हें बीजेपी में शामिल कराया, बीजेपी का पटका पहनाकर, और ऐसे उनका स्वागत किया गया। उदयलाल भड़ाना जी, लादूलाल पितलिया जी, श्री अशोक कोठारी जी, श्री लालाराम बेरवा जी, श्री गोपीचंद मीणा जी, और आज इस विराट सभा में आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को नमस्कार। सबसे पहले मैं वीर तेजाजी महाराज को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। महाकाल बाबा को, चामुंडा माता को और चार भुजानाथ मंदिर को भी प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत। गुर्जर समाज के कुल देवता सवाई भोज भगवान को भी मन पूर्वक स्मरण कर कर मेरी बात की शुरुआत करना। भाई और बहनों, मैं भीलवाड़ा में आया हूं, गुजरात से आया हूं। हमारे गुजरात तक जगदीशपुरी महाराज की गौ सेवा और गौशाला दोनों पूरा गुजरात उसको याद करता है। जगदीशपुरी महाराज जी ने गौ सेवा को एक परंपरा बनाकर, एक संस्कार बनाकर सनातन धर्म का बहुत बड़ी सेवा करने का काम किया है। सभी लोग जगदीशपुरी महाराज जी के लिए जोर से ताली बजाइए जरा। मैं यहां पर स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गस्थ विजय सिंह पथिक और बारहट परिवार के तीनों स्वतंत्रता सेनानियों को प्रणाम करता हूं और उनके प्रति मेरी श्रद्धा व्यक्त करता हूं। भाई और बहनों, कल पहले चरण का चुनाव था। आपको परिणाम जानना है? अरे जोर से बोलो, जानना है? मगर किसी को बताना मत। हां, बता दूं मैं, 12 की 12 सीटें नरेंद्र मोदी जी की झोली में जा रही। भाई और बहनों, भाई और बहनों, राजस्थान क्रिकेट की भाषा में कहूं तो हैट्रिक कर कर तीसरी बार 25 की 25 सीटें नरेंद्र भाई को देने जा रहा है। मैं कल रात को उदयपुर रुका था, प्रदेश के नेताओं के साथ, मुख्यमंत्री जी के साथ स्टॉक टेकिंग ले रहा था। उन्होंने कहा, भाई साहब, यहां गहलोत जी
अपने बेटे में उलझ कर रह गए हैं, बेटे में उलझ कर। मैंने कहा क्या होगा बेटा का, तो कि बेटा भी बड़ा मार्जिन से हार रहा है, 25 की 25 सीटें भाजपा की झोली में। भाई और बहनों, ये चुनाव स्पष्ट रूप से दो खेमों में बटा हुआ है। मैं आपको बताने आए, ए पुलिस वाले रहने दो भाई, ए पुलिस वाले इनको बुलाओ जरा, पीछे जाओ, चलो पीछे चले जाओ मंच के। सब कुछ ठीक है, काहे को करते हो भाई? बैठ जाइए। अरे वो अपना काम करें, बैठ जाए। भाई और बहनों, ये चुनाव स्पष्ट रूप से दो खेमों में बटा हुआ। एक और 12 लाख करोड़ के घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार करने वाली कांग्रेस पार्टी है, और दूसरी ओर 23 साल तक मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री रहने के बाद 25 पैसे का जिस पर आरोप नहीं है, ऐसे नरेंद्र मोदी है, नरेंद्र मोदी। एक और ये राहुल बाबा और उनकी बहना हर 3 महीने में विदेश में वैकेशन करते हैं, हर 3 महीने में। प्रियंका जी चालू चुनाव में थाईलैंड छुट्टी मनाकर आई। बोलिए क्यों? यहां गर्मी बहुत है, गर्मी से तकलीफ होती है। एक और हर 3 महीने में विदेश में वैकेशन करने वाले राहुल बाबा है, और दूसरी ओर 23 साल से दीपावली की भी छुट्टी न लेने वाला नरेंद्र मोदी है। 23 साल से नरेंद्र मोदी जी ने एक भी छुट्टी नहीं ली। एक और सोनिया जी का एजेंडा है, मेरे बेटे को प्रधानमंत्री बनाओ, और दूसरी ओर मोदी जी का एजेंडा है, मेरे भारत को महान भारत बनाओ। एक और चांदी की चम्मच मुंह में लेकर पैदा हुए राहुल बाबा है, तो दूसरी ओर गरीब के घर में चाय बेचने वाले के घर में पैदा हुआ नरेंद्र मोदी। एक और गरीबी हटाओ के खोखले नारे देने वाले लोग हैं, और दूसरी ओर 80 करोड़ गरीबों का कल्याण करने वाला नरेंद्र मोदी है। ये दोनों के बीच में पसंदगी करनी है। भीलवाड़ा वालों बताओ आपकी पसंद क्या है भाई? भाई तुम कौन होते हो डिसाइड करने वाले? केजरीवाल जी ने कहा ये मेरे को इनके ऊपर भरोसा नहीं है। मेरा डॉक्टर जो मुझे देख रहा है, हफ्ते में 2 दिन उसके साथ भाई मेरी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो जाए, उस डॉक्टर को मैं बता दूं, जो डॉक्टर मेरी पूरी फैमिली हिस्ट्री जानता है, मेरी मेडिकल हिस्ट्री जानता है, उस डॉक्टर को मैं बताना चाहता हूं कि डॉक्टर साहब मेरी ये शुगर लेवल चल रही है, ये मेरी डाइट है, ये मेरा पैटर्न है यहां पे रहने का, एक्सरसाइज करने का, चलने फिरने का, मुझे बताइए मुझे क्या लेना चाहिए। जेल प्रशासन कह रहा है नहीं, हम इसका विरोध करेंगे कि ये डॉक्टर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नहीं कर सकते। मैं जानना चाहता हूं दिल्ली की जनता से, मीडिया से, एक डॉक्टर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अगर अरविंद केजरीवाल कर लेंगे तो इस देश का, ईडी का, सीबीआई का, केंद्र सरकार का, भारतीय जनता पार्टी का, वीरेंद्र सचदेवा का, विनय सक्सेना का क्या बिगड़ जाएगा? एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करना चाहता है आदमी अपने डॉक्टर से, आप उसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नहीं करने दे रहे डॉक्टर से। और ऐसा नहीं है कि वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मॉनिटर नहीं होती, वो तो मॉनिटर होती है, रिकॉर्ड होती है। एक एक कैदी जब जब किसी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करता है, किसी को चिट्ठी लिखता है, किसी से फोन पे बात करता है, एक एक चीज रिकॉर्ड की जाती है। पैरेलल में एक जेल का आदमी सुन रहा होता है उसको कि क्या बात कर रहा है कैदी,
दूसरी तरफ आप कह रहे हो नहीं, हम आपको डॉक्टर से भी नहीं बात करने देंगे, हम आपको इंसुलिन भी नहीं देंगे, आप कोर्ट जाओगे तो आपके ऊपर ही उल्टा लगा देंगे। यह बहुत गंभीर बात है। जो आदमी दिल्ली के अंदर इस शुगर की बीमारी को जानते हैं, और मैं समझता हूं दिल्ली का लगभग हर परिवार जानता है, आपके शुगर लेवल अगर बढ़े रहेंगे तो आपकी नसों पे इफेक्ट होगा, आपकी किडनी पे इफेक्ट होगा, आपके लिवर पे इफेक्ट होगा, आपकी आंखों के रेटिना पे इफेक्ट होगा, आपके दिल पे इफेक्ट होगा, और ये सारे के सारे इफेक्ट्स इरिवर्सिबल हैं। आपकी किडनी फेल हो गई तो फेल हो गई, कोई एलजी विनय सक्सेना वापस किडनी नहीं ला सकता अरविंद केजरीवाल को, ना आप उनका लिवर ठीक कर सकते हैं, ना आप उनकी, अगर वो ब्लाइंड हो गए तो आप उनकी आंखें ला सकते हैं वापस। सीधा सीधा खुल्लम खुल्ला मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, षड्यंत्र किया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल की एक तरीके से हत्या की जाए, स्लो डेथ दी जा रही है अरविंद केजरीवाल को, धीरे धीरे हत्या की जा रही है अरविंद केजरीवाल की, और सबके सामने। एक मरीज कह रहा है आप मुझे इंसुलिन दो, आप कह रहे हो नहीं हम नहीं देंगे, कमाल हो गया। मैं आपको जेल से जो उनकी इंसुलिन की रीडिंग्स हैं वो मैं आपको दे रहा हूं, आधिकारिक तौर पे दे रहा हूं। ये रीडिंग्स हैं उनकी, जिसको कहा जाता है कि खाना खाने के 2 घंटे के बाद आप रीडिंग लेके देखिए कि आपकी रीडिंग कहां पहुंच रही है। AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का एक वीडियो वायरल हो रहा है। चुनाव प्रचार के बीच ओवैसी हैदराबाद में एक बीफ की दुकान पर पहुंचे, दुकानदार से बातचीत की और दुकान के नाम से जिंदाबाद का नारा लगाया। अब ओवैसी के विरोधी इस पर सवाल उठा रहे हैं। वीडियो बहुत तेजी से वायरल, बीफ की दुकान पर का यह वीडियो बताया जा रहा है। बीजेपी ने ओवैसी पर इस वीडियो के बाद और इस वीडियो को आधार बनाते हुए सवाल उठाए। बीफ की दुकान ये, और वहां पर पहुंचे असदुद्दीन ओवैसी, दुकानदार से बातचीत की और दुकान के नाम से जिंदाबाद का नारा लगाया। ये बड़ी अपडेट। बीफ शॉप जिंदाबाद। अरे से भाई सलाम वालेकुम, काटते रहो आप। रेहान बीफ शॉप जिंदाबाद। अरे से भाई सलाम वालेकुम, काटते रहो आप। देखिए, आप वीडियो आप देख रहे हैं, हमने आपकी स्क्रीन पर रख दिया है, और इस वीडियो में जो कुछ कह रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी वो भी आप देख पा रहे हैं, उसको सुन पा रहे हैं। वो दुकान पर गए, बीफ की, उसका नाम लिया और उसके जिंदाबाद की बात कही माइक पर। और ओवैसी के वीडियो पर अब बीजेपी के विधायक टी राजा सिंह ने सवाल उठाए हैं। उनका यह कहना है कि ओवैसी हिंदू समाज की भावनाओं से खिलवाड़ कर रहे हैं, चुनाव आयोग को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। टी राजा सिंह का यह बयान इस वीडियो पर, उनका कहना है कि हिंदुओं की भावनाओं से खिलवाड़ किया जा रहा है ओवैसी के द्वारा। असदुद्दीन ओवैसी पार्टी प्रचार कर रहा है उसके पार्लियामेंट क्षेत्र में। भाई प्रचार करो, वोट मांगो, वोट देने वाला देगा, नहीं देने वाला नहीं देगा, लेकिन तुम जिस प्रकार से एक बीफ की दुकान पर जाकर खाते रहो, बीफ काटते रहो, इसका क्या संदेश देना चाह रहे हो आप? आज भारत का 100 करोड़ हिंदू गाय को अपनी माता मानता है, और सारे के सारे हिंदू समाज की भावनाओं से आप खेल रहे हो, तो क्या आपके ऊपर क्या केस नहीं होना चाहिए? क्या इलेक्शन कमीशन क्या आपके ऊपर एफआईआर नहीं करना चाहिए? जब दूसरे लोग अगर थोड़ा सा मूवमेंट भी अगर लेते हैं तो उनके ऊपर आरोपों की बौछार कर देते हो। जब तुम इस प्रकार की बात करते हो तो तुम्हारे ऊपर क्यों एक्शन नहीं लिया जाए? अगर जो काम आपने आज किया है, अगर वही काम अगर हम किसी वाल्मीकि भाई के दुकान पर जाकर
जहां पर हमारे वाल्मीकि भाई सुअर काटते हैं, बेचते हैं, अगर वहां जाकर अगर हम कहें तो काटते रहो और ओवैसी जैसे गद्दारों को खिलाते रहो, तो क्या तुम चुप बैठोगे? चुप बैठोगे तुम तो सारी की सारी मीडिया में छाती पीटते रहोगे। तो असदुद्दीन ओवैसी साहब, पार्टी प्रचार करो। अगर इस प्रकार के बातें बोलकर आप हमें भड़काने का प्रयत्न करोगे तो नुकसान तुम्हारा ही होगा, याद रखना। आपने टी राजा सिंह की पूरी बात सुनी। हैदराबाद से हमारे संवाददाता आशीष इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, हमने वीडियो भी दिखाया और उस पर टी राजा सिंह की बात भी सुनाई। क्या इसके बाद कोई जवाब आया है असदुद्दीन ओवैसी की ओर से? जी देखिए, अगर हम बात करें असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से इस कैंपेन के दौरान फिर इस वायरल वीडियो के ऊपर, तो अभी तक उनके ऊपर से कोई एक्शन नहीं आया। लेकिन जाहिर तौर पे बीजेपी इस तरह आक्रामक हो गई है। गौरतलब है कि इससे पहले बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं हैदराबाद पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी से माधवी लता, उनके एक वीडियो के वायरल होने के बाद ओवैसी हमलावर हो गए थे। तो जाहिर तौर पे चौथे चरण में तेलंगाना में चुनाव होना है, चौथे चरण में लोकसभा का चुनाव है और उससे पहले आरोप प्रत्यारोप और राजनीति पूरी तरीके से गर्मा चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी महाराष्ट्र के परभणी में जनसभा को संबोधित कर रहे हैं और राहुल गांधी देखिए बिहार के भागलपुर से उनकी तस्वीरें लाइव मिल रही है, वहां पर वो जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। हर कदम महत्वपूर्ण है, हर संकल्प महत्वपूर्ण है और ये पहला चुनाव है जिसमें भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए ये चुनाव है। ये चुनाव है जिसमें हमने पिछले टर्म में चंद्रयान की सफलता को देखा है। ये इस चुनाव के बाद 140 करोड़ देशवासी गगनयान की सफलता भी देखेंगे। ये पहला चुनाव है जब सेना के हथियारों से लेकर कोरोना की वैक्सीन तक लोग आत्मनिर्भर भारत की सफलता की हर कोने में चर्चा कर रहे हैं। सिर्फ 10 वर्ष में देश ने विकास की एक लंबी दूरी तय कर ली है। 2014 में जब मैं पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ रहा था, उस समय चुनाव में क्या बातें होती थी, अखबार किन बातों से छाए रहते थे, टीवी पर किन बातों की चर्चा होती थी, तब बात होती थी आतंकी हमलों का डर, आए दिन बम धमाकों की खबरें और हमारे वीर जवानों की शहादत की पीड़ा, यही छाया रहता था। 5 साल बाद, याद करिए साथियों, 5 साल बाद 2019 में चर्चा सीमा पार से होने वाले हमलों की बंद हो गई और चर्चा क्या होने लगी? सर्जिकल स्ट्राइक। ये तो मोदी है, घर में घुस के मारता है। ये चर्चा होने लगी कि नहीं होने लगी? शौर्य की ये धरती महाराष्ट्र भी सर्जिकल स्ट्राइक की बात सुनकर गर्व से भर गई थी। आप मुझे बताइए, हिंदुस्तान का कोई ऐसा नागरिक होगा जिसको गर्व न हुआ हो? कोई नागरिक होगा
जिसको गर्व न हुआ हो, गर्व हुआ कि नहीं हुआ? हर किसी को गर्व हुआ कि नहीं हुआ? साथियों, एनडीए सरकार सबका साथ, सबका विकास के मंत्र पर काम करती है। कोई भी जाति हो, कोई भी पंथ हो, हमारी सरकार सबके लिए काम करती है। यहां परभणी में बिना भेदभाव करीब 40,000 गरीबों को पक्के घर दिए गए। बड़ी खबर है, राहुल गांधी मोदी सरकार पर बरसे हैं भागलपुर में अपनी जनसभा में, और वहां पर उन्होंने रोजगार की गारंटी की बात कही है। मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए उन्होंने अपना वादा बताया है। कहा है कि आज युवा और किसान परेशान हैं, इसलिए हम रोजगार की गारंटी देंगे और किसानों को एमएसपी की गारंटी देंगे। राहुल गांधी हमलावर भागलपुर में मोदी सरकार पर रोजगार की गारंटी देने का वादा उन्होंने किया है। किसान नरेंद्र मोदी के खिलाफ खड़े हैं। वो गलत कानून लाए, किसानों के खिलाफ काले कानून लाए, किसान खड़े हुए, इंडिया गठबंधन वाली पार्टी खड़ी हुई और नरेंद्र मोदी को वो कानून रद्द करने पड़े। अब हम किसानों को 2 गारंटी दे रहे हैं। सबसे पहले, अगर नरेंद्र मोदी अरबपतियों का कर्जा माफ कर सकता है तो कांग्रेस पार्टी किसानों का कर्जा माफ करने जा रही है। इंडिया गठबंधन कांग्रेस के साथ कर्जा माफ करने जा रहा है। और दूसरा, बाकी लोगों को अपने प्रोडक्ट्स के लिए सही दाम मिलता है। बड़ी बड़ी कंपनियां मार्केट में जो भी बेचती हैं उन्हें सही दाम मिलता है, किसान को सही दाम नहीं मिलता। किसान सिर्फ मिनिमम सपोर्ट प्राइस अपने अनाज के लिए, धान के लिए सही दाम मांग रहा है। हम हिंदुस्तान के किसान को गारंटीड कानूनी मिनिमम सपोर्ट प्राइस देने जा रहे हैं। उसको अपने धान के लिए, शुगर केन के लिए मार्केट रेट मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलेगी, सही दाम उसको मिलने जा रहा है। और आखिरी बात आपसे कहना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी ने सेना के खिलाफ, हिंदुस्तान के खिलाफ अग्निवीर योजना लागू की है। ये योजना हिंदुस्तान के किसी युवा को नहीं अच्छी लगती। जैसे हमारी इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी, ये अग्निवीर योजना को उठा के हम बाहर फेंक देंगे, खत्म कर देंगे।